नमस्कार। अपने इंडिया पॉलिटिक्स चैनल पर इंडिया पॉलिटिक्स 2 आपके साथ अजय कुमार झा। जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि ये जो 18 और 19 सितंबर की तारीख है, भारत के प्रजातांत्रिक इतिहास में और थोड़ा और आगे बढ़ें तो इससे के हमारे देश के संसदीय इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है और हो ही गया है, मान ही लीजिए। दो वजह से, एक तो हमारी जो संसद का जो भवन था वह बदला। अब उसे प्रधानमंत्री जी ने वो संविधान सदन या फिर संविधान भवन जो पूरा का पूरा जो भी आएगा वह कहा जाएगा। और नई पार्लियामेंट अब अपने जगह पर आ चुकी है, जो अभी अभी बना है। ग्रैंड गाला शो, आज तो मोदी जी का ही दिन था। अपोजिशन पार्टियां बहुत लंबे समय के बाद किसी ऐसे मौके पर साथ बैठी थीं, यह भी आश्चर्य की बात है, जहां मोदी जी ने किसी चीज़ की शुरुआत की हो। ये कुछ समय से अब यह परंपरा ही खत्म होती चली जा रही थी। अगर यहाँ तक कि कई बार तो जो बायकॉट हो जाता है वो इंडिपेंडेंस डे में भी हो जाता है कुछ पार्टियों के द्वारा, क्योंकि जो भी वजह रहते हों, परंतु जनता में एक मैसेज तो यही जाता है कि अब मोदी जी से कड़वाहट है तो उनकी बातों से क्या नाता। चलिए, और मुझे तो इस बात का संदेह था और मेरी ही तरह कई लोगों को संदेह था कि पता नहीं आज क्या करेंगे। आज भी अपोजिशन पार्टियां वहाँ इकट्ठे रहेंगी या नहीं रहेंगी, या उसका बैकआउट करेंगी, परंतु यह भारत के लिए और हमारे प्रजातांत्रिक इतिहास के लिए एक बड़ी बात है कि आज माहौल मिला जुला करके काफ़ी अच्छा रहा। सभी साथ साथ बैठे, पुरानी जो संसद हमारी थी बिल्डिंग, उसमें मोदी जी ने अपना अंतिम भाषण दिया वहाँ, और अपोजिशन के नेताओं को भी मौका मिला, उन लोगों ने भी अपनी बातें करी। बाद में जब ये लोग आ गए नए संसद में, और नई संसद में जब इनका आना हुआ तो वह एक पैदल यात्रा थी, पद यात्रा, जो मैंने कल भी कहा था कि, और वो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। सारे दल के सारे नेता जो भी उपस्थित थे सब साथ साथ इकट्ठे चले, एक परिवार की तरह, बड़ा ही अच्छा माहौल था। फिर नई संसद में लोग आए, और पुरानी संसद में तो सेंट्रल हॉल में बैठे थे, और सेंट्रल हॉल जो पहले कभी आज़ादी के पहले और जब ये लेजिस्लेटिव जो काउंसिल का काम यह करता था अंग्रेज़ों के ज़माने में, तो उसके भी पहले जब यह बना तो ये एक लाइब्रेरी के रूप में कार्यरत था, और बाद में फिर उसे जब हमें आज़ादी मिली तो उसके बाद वो एक तरह से संविधान कक्ष के रूप में इस्तेमाल होने लगा था। संभवतः इसी वजह से, संभवतः नहीं, बिल्कुल साफ साफ कहा प्रधानमंत्री ने कि इसलिए ये एक मेमोरेबल प्लेस है जहां हम लोग आज बैठे हैं, और जहां हम लोग, जिसे हम लोग सेंट्रल हॉल कहते हैं, अब से ये संविधान कक्ष के रूप में जाना जाएगा, संविधान सदन के रूप में जाना जाएगा। पूरा का पूरा, और फिर हो सकता है कि पूरे भवन को संविधान भवन के ही रूप में जाना जाए, वो अब उस पर निर्णय लेंगे लोग। लेकिन खैर, बात यहाँ ये थी कि अब जब यहाँ ये लोग आए, नई संसद में आए, क्या कहने, एकदम अनुपम, ज़बरदस्त, क्या यह भवन तैयार हुआ है इतने कम समय में। बहुत ही उपयुक्त तरीके से इसे बनाया गया, और जो 2026 में डिलिमिटेशन होगा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, जो समय समय पर होता रहता है, और उसके बाद फिर जिस तरह से नोटिफिकेशन आएंगे, जो हमारे यहाँ लोकसभा की सीटें बढ़ जाएंगी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ जाएगा और पॉपुलेशन के अनुपात में इसकी संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी।
और जब उसकी संख्या बढ़ेगी, लोगों की संख्या बढ़ेगी, आज़ादी के बाद तो हमारी आबादी बढ़ ही रही है, लेकिन इसको एक लिमिट पर रोका गया था कि 2026 तक कोई भी इस तरह से अब आगे डिलिमिटेशन के आधार पर इस तरह का कोई चेंजेस नहीं होगा सीट्स में, लोकसभा की सीट्स में या असेंबली की सीट्स में, तो वो अब 26 में होगा। उसके मद्देनज़र ये भवन बनाया गया है कि जब ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ होंगे, पर अभी तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। जब लोग आ जाएंगे तब भी उसी अनुपात में सीटों की संख्या भी है। लेकिन यहाँ भी राजनीति तो होनी थी, और यहाँ सबसे बड़ी बात ये हुई कि आज संसद का ट्रांसफ़र तो हुआ, एक संसद से दूसरे संसद भवन में लोग गए, एक संसद भवन से दूसरे संसद भवन में लोग गए, तो इसे ऐतिहासिक एक ये मौका ही ऐतिहासिक था, और इसे ऐतिहासिक बनाया जाना आवश्यक संभवतः जनता के लिए, जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं लोग, उन्हें लगा, और लगना भी चाहिए था। चूँकि जब नई संसद आ रही है जहाँ सब कुछ अपने ढंग से किया जा रहा है, तो यह मौका बिल्कुल नायाब होना चाहिए, एक बड़ी बात होनी चाहिए, और इसमें विमेंस रिजर्वेशन बिल रखा गया। इस पर कल तक संदेह बना हुआ था, चर्चा चल रही थी कि पता नहीं क्या मोदी जी करने वाले हैं, कौन सा सरप्राइज़ देने वाले हैं। वो सरप्राइज़ का जो किस्सा गोई है वो तो काफ़ी समय से चल रहा था, तब से चल रहा था जब से मोदी जी ने स्पेशल सेशन को आहूत किया था। अब उसके बाद से वो शंकाएं थीं, तरह तरह की शंकाएं थीं, और लास्ट में ये शंका भी उठने लगी थी कि संभवतः ये विमेंस रिजर्वेशन बिल लाया जाएगा। अब विमेंस रिजर्वेशन बिल फिर भी लोगों को संदेह था कि एक्चुअली होगा क्या, पर जब कैबिनेट में यह पास हुआ, कैबिनेट में पास होने के बाद भी बहुतों को पता नहीं चल पाया समय पर, लेकिन आज आते आते तो सुबह से सब कुछ पता ही था कि रिजर्वेशन बिल जो है, विमेंस रिजर्वेशन बिल लाया जा रहा है। विमेंस रिजर्वेशन बिल क्या है? विमेंस रिजर्वेशन बिल जो हमारे लोकसभा है, हमारी लोकसभा और जो विधानसभाएं हैं पूरे देश में, इंक्लूडिंग दिल्ली का जो केंद्र प्रशासित राज्य है, परंतु वहाँ विधानसभा है, सभी केंद्र प्रशासित राज्य में विधानसभा नहीं होती, परंतु यहाँ तो है। उसमें सीट्स 33% विमेन के लिए रिजर्व रहेगा। अभी तक उस तरह से हुआ नहीं, और उसको लेकर के काफ़ी कवायद हुई, कई बार बातें उठी, गिरी, उसे सतह पर रख दिया गया, साइड स्टेप कर दिया गया, और फिर बातें बढ़ गईं। अगर आप देखिए तो वैसे तो रिजर्वेशन अलग अलग, विमेन के रिजर्वेशन की बात जहाँ तक पंचायतों में और कॉरपोरेशंस का सवाल है, वो 72nd एंड 73rd अमेंडमेंट में वो पहले ही से आ चुका था 92-93 में। वो राजीव गांधी के समय में हुआ, और वो काफ़ी ठीक ठाक चलता रहा और अभी भी चल रहा है। लेकिन असेंबली में और लोकसभा में ये रिजर्वेशन दिया जा सके, इस पर कोई सहमति बन नहीं रही थी। अब जब इस पर सहमति नहीं बन रही थी तो वैसे भी प्रयास कई बार किए गए, सत्ता पक्ष के द्वारा ही किए गए, और सत्ता पक्ष के अंदर भी इसमें काफ़ी लोगों ने इसका विरोध भी किया। यूपीए गवर्नमेंट में ऐसा हुआ, और जब एनडीए गवर्नमेंट था तब भी वाजपेयी जी ने कई बार प्रयास किए, 3-4 बल्कि 4-5 बार, चार बार तो निश्चित तौर पर उन्होंने प्रयास किए, और लेकिन किसी बार वो सफल नहीं हो पाए। 98 में भी किया, 99, 2002, 2003 में उन्होंने प्रयास किया, पर वो सफल नहीं हो पाए, पास नहीं हो पाया लोकसभा से। परंतु उसके बाद जब यूपीए गवर्नमेंट आई तो उसमें मनमोहन सिंह ने फिर इसे लाया, और जब मनमोहन सिंह ने लाया तो इस बार उन्होंने लोकसभा में इस बिल को नहीं रखा था, उन्होंने इसे राज्यसभा में रखा, और वहाँ भी कुछ इस पर सहमति उस तरह से हुई कि अब इसे एक स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया जाए। वो स्टैंडिंग कमेटी में चला गया। 2009 में स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट आया, 2010 में फिर इसे यूनियन कैबिनेट से भी पास किया गया, लेकिन यहाँ लोकसभा के पटल पर और संसद से पास नहीं हो सका। जब
और ये एक बड़ी बात थी, ये बहुत दिनों से चर्चा में थी। कई जगह अब विमेन के रिजर्वेशंस तो हो ही चुके हैं, पंचायतों में कर दिए गए हैं। कई राज्यों में अलग अलग जो जो जिस तरह से उन्हें उस तरह का फ्रीडम मिला हुआ था राज्यों को, उस तरीके से करीब करीब मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में 50% के आसपास अब रिजर्वेशन वहाँ पंचायतों में हो चुका है। लेकिन 50% तो नहीं, 33% भी रिजर्वेशन लोकसभा में हो जाए और असेंबलीज में हो जाए, उसकी कवायद लंबे समय से चल रही थी। जो सत्ता पक्ष में रही जो भी पार्टियां, उसके अंदर जो अलायंसेस थे, अलायंसेस पार्टनर के जो अपने गुणा भाग थे, उसमें ये बात सही उन लोगों को लग नहीं रहा था कि ये सही होगा, और सही हुआ नहीं। अब मोदी जी ने इसे ला ही दिया। कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे कि अगर वो ला ही रहे हैं तो शायद इसे 40% कर देंगे, या कहीं उन्होंने कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेच कर दिया तो शायद कहीं उससे भी आगे बढ़ जाएं। पर वो तो नहीं, 33% की ही बात हुई है। और वो 33% भी वो रोटेशनल बेसिस पर होगा। उसकी 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 प्रक्रियाएं अलग तरीके से, क्योंकि अब इसमें SC/ST कैटेगरी को ही मिलेगा। ये जो जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत जो पार्लियामेंट में लोकसभा में जो रिजर्वेशंस होते हैं महिलाओं को लेकर के, उसमें ये SC/ST के लिए ही इसका प्रावधान है, इसलिए ये SC/ST के लिए ही लागू होगा और उसमें प्रोपोर्शनेट तरीके से यह किया जाएगा। अब ये सब चीज़ें होंगी। अब ये बिल आज तो लोकसभा में हो ही गया है, कल फिर इस पर संभवतः बहस होगी और इसके बाद राज्यसभा में रखा जाएगा। 5 दिनों के अंदर ही तो सब कुछ होना है। कुछ और भी बड़े बड़े इम्पोर्टेंट बिल्स भी हैं। निश्चित लगता है कि ये तो पास हो ही जाएगा और यह एक ऐतिहासिक कदम होगा। हालांकि इसके बाद भी 2024 से ये लागू नहीं होने वाला है, क्योंकि ये पता है हमें कि 2026 में हमारा डीलिमिटेशन होगा। डीलिमिटेशन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज का जब होगा, उसके बाद सीटों का निर्धारण किया जाएगा और तब जो 2029 का चुनाव होगा उसमें ये लागू होगा। अभी की स्थिति यही है। अब इस पर चल रहा है, अब किसने इसे पहले लाया, अब क्रेडिट वार चल रहा है। लोगों का कहना है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमने पहले लाया, परंतु सच तो ये है कि ठीक है, कांग्रेस ने तो नहीं, अब सपोर्ट बाहर से जैसे भी जिन लोगों को जहाँ मिलता हो या दिया हो वो अलग बात है, लेकिन देवेगौड़ा साहब ने जब वो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने इसे अपने स्तर से सबसे पहले लाया था, जो 96 में हुआ था। 96 में यह 81st अमेंडमेंट बिल था, जिस तरह से उन्होंने लोकसभा में महिलाओं के रिजर्वेशंस के लिए बिल लाया। पास नहीं हुआ, ये बात भी सही है, वो वहीं रुक गया। बाद में वाजपेयी, अब जो मैंने अभी बताया कि वो सब हुई। तो ऐसे में, और इधर भाजपा है, वो कह रही है कि नहीं वो तो हमने लाया, और हमने लाया तो चूँकि वाजपेयी जी ने भी लाया था। लेकिन जो सच्चाई है वह तो यही है कि देवेगौड़ा साहब ने पहले लाया, फिर बाद में और लोगों ने भी लाया, लेकिन सफल कोई नहीं हुए। सफल अब मोदी जी ही होने जा रहे हैं। चूँकि भले ही राज्यसभा में जो NDA है उसको अभी भी मेजॉरिटी मार्क उस तरह से नहीं है, लेकिन वो जो परमुटेशंस और कम्बिनेशंस होते हैं पार्टियों के साथ, कुछ जो वार्तालाप होते हैं, कुछ न्यूट्रल पार्टियां हैं, ये वो, तो मिला जुला करके पास हो जाएगा। क्योंकि ऐसा कई बार NDA की सरकार ने किया है, मोदी जी के नेतृत्व में यह हुआ है। मोदी जी की अपनी ही क्षमता से, भाजपा की अपनी ही क्षमता से वो मेजॉरिटी में है लोकसभा में, लेकिन वहाँ तो ऐसा है नहीं, चूँकि वहाँ इसकी ज़रूरत ही नहीं है कि वहाँ आपको मेजॉरिटी होना ज़रूरी है सरकार बनाने के लिए, तो वो स्थिति नहीं है। अब ऐसे में यह तो तय है कि क्रेडिट भले ही हल्ला हो, हालांकि अब इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा चुनावों में, और जो अभी जो बहस चलेगी चुनाव तक, उसमें बहुत तरह की बातें होंगी। उसमें ये भी होंगी कि भाई अभी से क्यों नहीं किया, फिर 1/3, फिर उसमें और कैटेगरीज को क्यों नहीं दिया, OBC और वगैरह वगैरह, ये सब बहस चलती रहेगी, बातें होती रहेंगी। परंतु ये बात भी तय है कि हम मील का पत्थर आज एक बार फिर से मोदी जी के ही हिस्से जाना लिखा हुआ है, यह तय लग रहा है और यह होगा। लेकिन यह सब तो अपनी जगह, इससे एक बात तो तय हुई कि कम से कम लोकसभा में और असेंबलीज में, इंक्लूडिंग जो दिल्ली की बात मैं कर रहा था,
वो पास तो हो ही जाएगा, और जब पास हो जाएगा तो लागू भी हो ही जाएगा। लागू जब जो निर्धारित समय दिया गया है उसमें यह लागू भी हो जाएगा। हाँ, इसे 15 साल के लिए ही रखा गया है, और उसके बाद यह समझा जाएगा, देखा जाएगा, इवेल्युएट किया जाएगा कि क्या इसकी आवश्यकता है या नहीं। वैसे भी आपको पता होगा कि जनरल रिजर्वेशंस भी शुरुआत में 10 साल के लिए दिए गए थे, बाद में यह बढ़ता गया बढ़ता गया। अब इसके साथ भी जो नियति बने यह भी बढ़ता जाए, तो कहना मुश्किल है। आगे की सरकारें क्या करती हैं, कैसे चलती हैं, यह तो तब का समय बताएगा, परंतु आज की स्थिति यही है। तो आज की बाजी मोदी जी के हाथ। थैंक यू। अगर आपको ये पसंद है हमारा, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे इससे हमें एक मोरल सपोर्ट भी मिलता है, और जब हमारा सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा तो ये हमें और आपको सबके लिए ये अच्छी बात होगी, जिससे कि हम लोग फिर बार बार अपना डिबेट और डिस्कशंस और इवेल्यूशंस करते रह सकें। आप भी इसमें अपना विचार दीजिए, आपके क्या ख्याल हैं वो ज़रूर रखिए, और इस पर हम लोग अपना अपना विचार भी रखेंगे। थैंक यू। जय हिंद।